हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13 और दूसरा नंबर है दोस्तों 8770 53 60 09। इसके अलावा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 24 अक्टूबर को, यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। क्योंकि दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की, तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वर्तमान में जो शामिल देश हैं वो हैं 193, यानी संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र को बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को किए गए थे। यानी संयुक्त राष्ट्र को बनाने के लिए जो कवायद शुरू हुई थी, उसके लिए एक चार्टर बना था जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहते हैं। तो उस चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो ध्यान से सुनिएगा आप उनका नाम। वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था उनका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1942 के बीच लड़ा गया था, तक के बीच दुनिया के बहुत से देशों में शांति और सद्भावना को कायम रखने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा गया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें सभी देशों ने बहुत सारी हानि देखी। इसके बाद उन सभी देशों का यह मानना था कि अब पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, तो उसके लिए एक संगठन स्थापित करना था। तो उस संगठन का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राष्ट्र। तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। दोस्तों, इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में की गई थी। यानी जब संयुक्त राष्ट्र बना था तभी इन सभी अंगों की भी स्थापना की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम एंटोनियो गुटरेज है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अंग भी कितने हैं? 6 हैं। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग होता है और यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यानी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी विचार विमर्श करने होते हैं और नीतियां बनानी होती हैं वो सब किसमें बनाई जाती हैं दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। महासभा में भी कितने सदस्य हैं शामिल? तो 193 सदस्य शामिल हैं, यानी 193 देश इसका हिस्सा है। हर साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन होता है दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो दोस्तों, इसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। तो जनरल असेंबली में इसकी महासभा होती है और सभी देश इसमें बहस करते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। दोस्तों, महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजटीय मामलों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कोई बजट से संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अन्य प्रश्नों का निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है? यानी हाल ही में एक जंक्शन का नाम बदला गया है दोस्तों, तो उसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो उस जंक्शन का नाम है फैजाबाद जंक्शन। यानी फैजाबाद जंक्शन का अब नया नाम क्या होगा? अयोध्या कैंट होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है दोस्तों? अयोध्या कैंट। इसकी जानकारी किसने दी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों, फैजाबाद रेलवे स्टेशन की स्थापना 1874 में की गई थी और वर्तमान में यह उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ हाल ही के दिनों में बदले गए कुछ नाम डिस्कस करते हैं। जैसे मिड डे मील योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदल करके संसद टीवी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका नाम बदल करके राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दोस्तों, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसी प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, इसी श्रेणी में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और पुणे का जो आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम है उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्पोर्ट स्टेडियम कर दिया है। दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में था, उसका नाम अब होगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, अलीगढ़ का भी नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया है। यानी अलीगढ़ का नाम क्या होगा? हरिगढ़ होगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन है, तो उसका नाम अब बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसान में सुअर की किडनी का पहला सफल ट्रांसप्लांटेशन किस देश में हुआ है? यानी इंसान में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो यह किस देश में हुआ है? तो आंसर है इसका अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों को जीनो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जीनो ट्रांसप्लांटेशन की, तो इसका अर्थ होता है कि जानवर के ऑर्गन का मनुष्य में ट्रांसप्लांटेशन करना। यानी किसी जानवर का किसमें अंग लगाना? मनुष्य में अंग लगाना कहलाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुअर की किडनी को महिला में ट्रांसप्लांट किया था। यह महिला ब्रेन डेड थी, यानी इसका ब्रेन जो था वो डेड था, लेकिन इसके बाकी शरीर के जो ऑर्गन थे वो काम कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। दोस्तों, सुअर की किडनी का महिला में ट्रांसप्लांटेशन सफल रहा। इसने पूरी तरह से अपना काम भी कर दिया है और महिला का असामान्य क्रिएटिशन लेवल भी सामान्य स्तर पर आ गया है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो सुअर की किडनी है वो महिला में ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद सही तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, इसको अब हम बड़ी उपलब्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पशुओं से मानव में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्रयास सदियों से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के कुछ घंटों के भीतर ही पेशेंट की मौत हो जाती थी। लेकिन यह पहला मामला है कि जो सुअर की किडनी है वो किसी महिला में लगाई गई है, लेकिन अभी तक वो महिला स्वस्थ है और उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, उनका नाम है शोभा वीर पांडियन। यानी शोभा वीर पांडियन की अध्यक्षता में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है, यानी सोशल जस्टिस कमेटी का गठन किया है। दोस्तों, 7 सदस्यीय समिति तमिलनाडु में शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों की निगरानी करेगी और सामाजिक न्याय को ठीक करने से उसको किस प्रकार से लागू किया जाए या क्या नहीं किया जाए, इस पर वो अपने विचार रखेगी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ समय समय पर राज्य सरकार को उचित उपाय करने के लिए भी यह सिफारिश देगी। सामाजिक न्याय मतलब सभी तबकों को एक समान अवसर और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का मौका देना। दोस्तों, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी सामाजिक लोग हैं, यानी जितने भी तबके हैं समाज में रहने वाले, उन सबको समान अवसर देना और जो भी पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देना कहलाता है सामाजिक न्याय। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है, यानी साउथ इंडिया का स्टेट है कौन? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन है? तमिल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। कौन है दोस्तों? M.K. स्टालिन, जो कि DMK पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है वर्तमान में तमिलनाडु के? R.N. रवि हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें विधानसभा की सीटों की तो
34 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है 18 सीटें हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट यानी बेसिक सी जानकारी तमिलनाडु के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो आंसर है इसका दोस्तों प्रतापगढ़, यानी राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है वो 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया है राजस्थान का। दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 100% पात्रों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। यानी दोस्तों जो राजस्थान का प्रतापगढ़ है वहां पर कोविड-19 के टीके की पहली खुराक 100% लोगों को दी जा चुकी है। यानी जितने लोग उसमें पात्र हैं उन सबको ये खुराक दी जा चुकी है। दोस्तों प्रतापगढ़ राजस्थान में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है। इसकी जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी दी है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है तुर्की, जॉर्डन और माली। यानी पाकिस्तान के अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में कौन कौन देश शामिल हो गए हैं? तुर्की, जॉर्डन, माली और पाकिस्तान तो पहले से ही था। दोस्तों आतंकवाद को पनाह देने वाला भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो अगले साल अप्रैल तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में रखा गया है। यानी दोस्तों पाकिस्तान 2018 से FATF की उस ग्रे लिस्ट में शामिल है। वहीं इसकी नई सूची में पाकिस्तान के करीबी तुर्की सहित 3 और नए देश शामिल किए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? जॉर्डन, माली और तुर्की। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रे लिस्ट में अब जॉर्डन भी शामिल हो गया है, माली भी शामिल हो गया है, तुर्की हो गया है और पाकिस्तान तो पहले से ही था। दोस्तों अगर हम बात करें FATF की तो इसका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना। यानी आतंकवादियों को जो फंडिंग की जाती है देशों के द्वारा उसको रोकना FATF का काम होता है। दोस्तों FATF का उद्देश्य सबसे बड़ा है कि जो आतंकवादी हैं उनको किसी प्रकार की फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध ना कराए कोई भी देश, तो इसको रोकना किसका काम होता है? FATF का काम होता है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हम वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर हैं। दोस्तों इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 39 इसके सदस्य देश हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की रिवीजन की। यानी 23 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत में कोरोना टीकाकरण के कितने आंकड़े को छू लिया है? यानी कोरोना के टीकाकरण के कितने आंकड़े को छू लिया है भारत ने? 100 करोड़ के आंकड़े को। राजनाथ सिंह ने 2025 तक कितने करोड़ के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 35,000 करोड़ के। एडिडास ने किस महिला बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 के 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर इसका 40वां। भारत सहित किन देशों ने नया क्वाड बनाने का फैसला लिया है? तो उनका नाम है अमेरिका, इजराइल और UAE। दोस्तों हाल ही में ओबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो आंसर है इसका चीन। तो दोस्तों ये थे 23 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तीसरा क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या है? और चौथा क्वेश्चन है तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इन चारों प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम कल के प्रश्नों की बात करें कि किन लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं, तो आप नाम ध्यान से सुनिएगा। कपिल कुमार, खेलेंद्र उइके और शशिकांत चतुर्वेदी। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो आप भी आंसर करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजू गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।